वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये विषय उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा फोकस मुख्य रूप से सितंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच बिहार में हुए महत्वपूर्ण विकास और नीतिगत बदलावों पर रहेगा। हाँ, और छात्रों के लिए ये समझना आवश्यक है कि आज की चर्चा विशेष रूप से बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, एसआई और जो हमारे टीचर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एकदम कोर मटेरियल है। एकदम सही। इस डीप डाइव का हमारा मिशन ही यही है कि हम विभिन्न आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उनमें से सबसे सटीक जानकारियां निकालें। मतलब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे खेल, पारंपरिक खान-पान, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, इन सभी मोर्चों पर बिहार की एक नई रूपरेखा तैयार हो रही है। जी, और विश्लेषण शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हमारे स्रोतों में कई सरकारी नीतियों का जिक्र है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हमारी भूमिका पूरी तरह से तटस्थ है। एग्जैक्टली। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हमारा काम केवल दिए गए तथ्यों और नीतियों के डिजाइन को निष्पक्ष रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से डिकोड करना है। तो चलिए तथ्यों के आधार पर इस लेक्चर डिलीवरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो शिफ्ट देखने को मिला है वो खेल के क्षेत्र में, जिसे हम एक ऐतिहासिक छलांग कह सकते हैं। मैं भी इसी पॉइंट से शुरू करना चाह रही थी। मतलब वर्ष 2025 में बिहार ने पहली बार 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। KIYG 2025 का आयोजन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और परीक्षा की दृष्टि से छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि इसका वर्चुअल उद्घाटन 4 मई 2025 को हुआ था। हाँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। इस इवेंट का जो सबसे दिलचस्प पहलू था, मेरा मतलब है जो सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है, वो है इसका शुभंकर। जी, शुभंकर या मैस्कॉट। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, इसके आयोजन स्थल। सही कहा आपने। ये खेल सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं रहे। इसका जो डिजाइन था वो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत था। 5 अलग-अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया। और वो 5 शहर अभ्यर्थियों को बिल्कुल याद होने चाहिए: पटना, गया, राजगीर और भागलपुर। ये डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी नीति का हिस्सा है। बिल्कुल। जब मेगा इवेंट भागलपुर जैसे शहरों में जाते हैं तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बदलता है। वहाँ के युवाओं को एक एक्सपोजर मिलता है। और इसी एक्सपोजर और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सीधा परिणाम है वो हमें राष्ट्रीय रैंकिंग में देखने को मिला है। अगर हम पदकों की तालिका देखें तो ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, राष्ट्रीय रैंकिंग में 28वें स्थान से सीधे 15वें स्थान पर आना, मतलब ये सच में एक बहुत बड़ी जंप है। कुल 36 पदक राज्य के एथलीट्स ने जीते। 36 पदक, जिसमें से 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। ये ब्रेकअप भी नोट्स में अच्छे से मार्क कर लेना चाहिए। और इन पदकों में एक नाम जो हमारे स्रोतों में बहुत प्रमुखता से उभरा है और जिस पर परीक्षा में सवाल बनने की पूरी संभावना है, वो है खुशी यादव का। एग्जैक्टली। खुशी यादव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लड़कियों की 2000 मीटर स्टीपल चेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। स्टीपल चेस जैसे जटिल और एलीट इवेंट में गोल्ड आना, ये दिखाता है कि ट्रेनिंग का स्तर कितना बदल चुका है। इसमें सिर्फ दौड़ना नहीं होता, बाधाओं को पार करना और बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। बिल्कुल। और ये सफलता सिर्फ खेलो इंडिया तक सीमित नहीं रही। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए वहां भी हमने इसी तरह का मोमेंटम देखा। हाँ, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 12 पदक राज्य के खाते में आए। 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पदकों की संख्या नहीं, बल्कि खेल की कैटेगरीज थीं। सही कह रहे हैं आप। आम तौर पे जब हम इन क्षेत्रों में खेलों की बात करते हैं तो कुश्ती या कबड्डी ज़हन में आते हैं, लेकिन जो मेडल आए हैं वो रग्बी और लॉन बॉल्स जैसे खेलों में आए हैं। रग्बी और लॉन बॉल्स, ये सच में अप्रत्याशित है। रग्बी जैसा हाई इंटेंसिटी खेल और लॉन बॉल्स जो पूरी तरह से फोकस पर आधारित है। ये दिखाता है कि राज्य खेलों में कितनी विविधता ला रहा है। डाइवर्सिफिकेशन, ये एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। जहां टैलेंट पूल है उसे उन नीश खेलों की तरफ मोड़ना जहां पदक जीतने की संभावना राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा है।
और यही स्मार्ट अप्रोच, यही रणनीतिक मॉडल सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने नोट्स के दूसरे खंड की ओर बढ़ें तो ये सेम पैटर्न हमें कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी दिखता है। बिल्कुल। और यहाँ एक नया टर्म जो फरवरी 2026 के बजट सत्र में बहुत गूंजा, वो है स्वीट इकोनॉमी। स्वीट इकोनॉमी, ये टर्म ही अपने आप में बहुत आकर्षक है। विधानसभा में स्थानीय पारंपरिक मिठाइयों के लिए जीआई टैग की मांग बहुत तेज हुई। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जिन विशिष्ट मिठाइयों को इस मीठी अर्थव्यवस्था का आधार बनाया जा रहा है, उनके नाम मैच द फॉलोइंग सवालों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे बाढ़ क्षेत्र की खोबिया लाई, ये नाम अभ्यर्थियों को रट लेना चाहिए। इसके अलावा लखीसराय का बढ़िया रसगुल्ला और गया के प्रसिद्ध तिलकुट और अनरसा। ये जो जीआई टैग की होड़ है, इसे हमें एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखना होगा। ये अचानक नहीं हुआ है। हाँ, ये 2022 के मिथिला मखाना और 2023 के मरचा चावल को मिले जीआई टैग की अपार सफलता का ही अगला चरण है। सही बात है। जब खोबिया लाई या तिलकुट को जीआई टैग मिलता है तो वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होता, वो उस असंगठित व्यापार को एक कानूनी मान्यता देता है। इससे ग्रामीण स्तर पर जो कारीगर है उनकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है, और जब ब्रांड वैल्यू बनती है तो पलायन रुकता है। ये सांस्कृतिक पहचान को आर्थिक ताकत में बदलने का एक बहुत सॉलिड मॉडल है। और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया गया। ये हुआ था दिसंबर 2025 में। राजभवन बिहार का नाम बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया। बिहार लोक भवन, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतीकात्मक कदम है। राजभवन, जो कि एक औपनिवेशिक काल की शब्दावली है, उसे हटाकर लोक शब्द को केंद्र में लाना। ये नागरिक केंद्रित या सिटीजन सेंट्रिक पहचान को स्थापित करने का एक वैचारिक प्रयास है। एग्जाम्स में नाम बदलने वाले सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये डेट और नया नाम बहुत क्रूशल है। इसी सांस्कृतिक संरक्षण की कड़ी में एक और बहुत बड़ा संस्थागत कदम उठाया गया है। जनवरी 2026 में मधुबनी के मिथिला पेंटिंग संस्थान में जो बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई हैं। जी, वहां आचार्यों और प्रशासकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। मिथिला पेंटिंग की ग्लोबल पहचान तो है ही, लेकिन उसे एक फॉर्मल एकेडमिक ढांचा देना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। जब आप पारंपरिक कला को घरों के आंगनों से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं और वहां बाकायदा आचार्यों की नियुक्ति करते हैं, तो कला का दस्तावेजीकरण बहुत वैज्ञानिक तरीके से होता है। और ये नए कलाकारों के लिए करियर के नए दरवाजे भी खोलता है। अब जब हम इस ग्लोबल अपील और सांस्कृतिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इन सबको सस्टेन करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना अच्छी सुविधाओं के कोई भी ग्लोबल टूरिस्ट या इन्वेस्टर ज्यादा समय तक राज्य में नहीं रुकेगा। एग्जैक्टली। और इसी को टैकल करने के लिए अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच कैबिनेट ने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए। हमारा तीसरा खंड इसी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। सबसे बड़ा फैसला जो सामने आया वो था राजधानी पटना से बाहर 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ये शिफ्ट बहुत रणनीतिक है। जिन स्थानों को चुना गया है उन पर ध्यान दें। राजगीर में मेला मैदान के पास 2 5 स्टार होटल और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के पास एक 5 स्टार रिजॉर्ट। राजगीर और वैशाली दोनों ही बुद्धिस्ट सर्किट के बहुत अहम केंद्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का वहां बहुत बड़ा फ्लो रहता है, लेकिन स्टे के ऑप्शंस ना होने के कारण वो रुकते नहीं थे। स्टे ड्यूरेशन बढ़ाना ही इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है, लेकिन यहाँ छात्रों को जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो है इसका मॉडल। ये प्रोजेक्ट्स पीपीपी मॉडल पर बन रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और इसमें जो लीज की अवधि तय की गई है वो 45 साल है। 45 साल की लंबी लीज निवेशकों को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। बिल्कुल। प्राइवेट इन्वेस्टर इतनी लंबी अवधि के कारण बिना किसी डर के भारी पूंजी लगा सकता है। राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा और स्थानीय स्तर पर हजारों हॉस्पिटैलिटी जॉब्स क्रिएट होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के इस आधुनिक मॉडल के साथ साथ स्रोतों में एक और ऐसा उदाहरण है जहां सदियों पुरानी परंपरा को मॉडर्न तकनीक के साथ जोड़ा गया है, और वो है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला 2025 एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में इसकी पहचान है, लेकिन 2025 का ये संस्करण ऐतिहासिक था क्योंकि ये एक डिजिटल और स्मार्ट पशु मेले में बदल गया। ये विरोधाभास बहुत ही रोचक है। एक ठेठ पारंपरिक मेला जहां मूल भाव और नकद लेन देन का इतिहास रहा है, वहां अचानक से तकनीक का ऐसा इस्तेमाल। सबसे बड़ा इनोवेशन इसमें क्या रहा? इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन था कैटल हेल्थ कार्ड सिस्टम की शुरुआत। इसे मेले में खरीदे और बेचे जाने वाले हर पशु के लिए अनिवार्य कर दिया गया।
कैटल हेल्थ कार्ड, हाँ ये एक प्रकार का डिजिटल लेजर है ना, जी हाँ, जिसमें पशु का पूरा मेडिकल इतिहास, उसकी नस्ल और टीकाकरण का रिकॉर्ड होता है। एकदम सही। आप सोचिए कि पशु व्यापार जैसे एकदम अनौपचारिक और ग्रामीण क्षेत्र में जब डेटा आधारित अप्रोच आती है तो ये कितनी बड़ी पारदर्शिता लेके आती है। इससे खरीदार का जोखिम कम होता है, पशुओं की सही कीमत तय होती है और संक्रमण का डर भी खत्म होता है। ये परंपरा और ब्लॉकचेन या कहें डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग का एक बेहतरीन तालमेल है। और जब ग्रामीण मेलों में तकनीक का इतना मजबूत प्रवेश हो सकता है तो अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बदलाव हो रहा होगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, जो हमें हमारे आखिरी खंड की तरफ ले जाता है। गवर्नेंस और डायस्पोरा कनेक्शन इस खंड में सबसे अहम जानकारी है। बिहार डेवलपमेंट समिट 2026। और इस समिट की जो सबसे बड़ी बात है वो इसके आयोजन स्थल है। 18 जनवरी को ये हैदराबाद में हुआ और 22 फरवरी को नई दिल्ली में। राज्य के बाहर जाकर इस तरह का समिट करना एक बहुत ही आक्रामक और प्रोएक्टिव कूटनीति है। आप निवेशकों के आपके पास आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप सीधे कॉर्पोरेट हब्स में जा रहे हैं। और इसी के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, ये अभियान सीधे तौर पर बिहारी प्रवासी या जो डायस्पोरा है उसे स्थानीय स्टार्टअप्स के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। दुनिया भर में बसे ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें एक मेंटरशिप और इन्वेस्टमेंट का चैनल दिया जा रहा है और इसके नतीजे एमओयू के रूप में सामने भी आए हैं। बिल्कुल, इन समिट्स में जो एमओयूज हस्ताक्षरित हुए हैं विशेष रूप से आईटी इकाइयों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आईटी इकाइयां पटना में नहीं लग रही। यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। ये आईटी इकाइयां बेगूसराय और सारण जैसे जिलों में स्थापित की जा रही हैं। बेगूसराय जिसे हम हमेशा रिफाइनरी और भारी उद्योगों के लिए जानते हैं, और सारण जो कृषि प्रधान रहा है, वहां टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आईटी हब का जाना डिजिटल इकोनॉमी का एक नया विस्तार है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से रीशेप कर देगा। युवाओं को अब व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए महानगरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पूरे विजन को, चाहे वो आईटी हब हो या स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन पर उतारने के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या है? वो है एक मजबूत मानव संसाधन और शिक्षा व्यवस्था। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2025 में एक बहुत ही प्रभावी फैसला लिया गया था, गवर्नेंस के मोर्चे पर बिहार शिक्षक पुरस्कार से जुड़ा हुआ फैसला। जी, इस पुरस्कार की राशि को 15,000 रुपए से सीधे 2 गुना करके 30,000 रुपए कर दिया गया। अब देखिए, जब हम करोड़ों के आईटी एमओयू की बात करते हैं तो ये 30,000 की राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका जो नीतिगत प्रभाव है वो बहुत गहरा है। एग्जैक्टली, ये ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले शिक्षकों को एक बहुत बड़ी सामाजिक और वित्तीय मान्यता देता है। शिक्षा के बिना कोई भी टेक या स्पोर्ट्स विजन सफल नहीं हो सकता। एक प्रेरित शिक्षक ही तो वो टैलेंट तैयार करेगा ना, जो आगे चलकर उन आईटी हब्स में कोडिंग करेगा या खुशी यादव की तरह मेडल जीत कर लाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें तो जो मुख्य सारांश निकल कर आता है वो ये है कि विकास अब केवल एकाध अर्बन पॉकेट्स तक सीमित नहीं है। सही बात है। हमने देखा कि कैसे खेलों में 15वीं रैंक हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकेंद्रीकरण हुआ, मिठाइयों को ग्लोबल बनाने के लिए स्वीट इकोनॉमी और जीआई टैग का प्रयोग हुआ, और उसी तरह हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा देने के लिए राजगीर और वैशाली में पीपीपी मॉडल के तहत 5 स्टार रिसॉर्ट्स का निर्माण। साथ ही सोनपुर मेले के स्मार्ट कैटल हेल्थ कार्ड्स और बेगूसराय सारण में आईटी स्टार्टअप्स, ये सब एक बदलते हुए आधुनिक राज्य की समग्र तस्वीर पेश करते हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सबसे हॉट टॉपिक्स हैं। अभ्यर्थियों को इन सभी पॉइंट्स, डेट्स और स्थानों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये करंट अफेयर्स का सबसे ठोस हिस्सा है। आज के इस डीप डाइव लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी जो इन सभी स्रोतों से उभर कर आता है, लेकिन जिस पर अभी और चर्चा होनी बाकी है। जी बिल्कुल। अगर बेगूसराय और सारण जैसे टियर 3 जिलों में आईटी स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सोनपुर जैसे मेलों में ग्रामीण आबादी डिजिटल हेल्थ कार्ड का इतना सहज इस्तेमाल कर रही है, हाँ, तो क्या हम आने वाले दशक में एक बड़े रिवर्स माइग्रेशन मॉडल को जन्म लेते हुए देख रहे हैं, जहां महानगरों के चरमराते इंफ्रास्ट्रक्चर के बरक्स बेहतर इंटरनेट, पीपीपी फैसिलिटीज और डायस्पोरा की मदद से ये क्षेत्रीय जिले भविष्य की डिसेंट्रलाइज्ड सिलिकॉन वैली बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मेंस या मुख्य परीक्षा में बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकता है। छात्रों को इस दिशा में भी अपना चिंतन बढ़ाना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
ये सीरीज अगले सेशन में इसी तरह के महत्वपूर्ण विषयों के साथ जारी रहेगी। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और देखते रहें बिहार मैटर्स।